जब किसी परिवार में अनबन होने लगती है और उस परिवार का जो मुखिया रहता है दोस्तों, अगर वो सही समय पर सही वक्त पर अगर कोई फैसला नहीं लेता है तो पूरा परिवार एक तिनके की तरह बिखर जाता है। आज की एक ऐसी ही कहानी मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे एक बेटी रहती है घर में, जो सुंदर तो होती है दिखने में और बड़ी पढ़ी लिखी होती है और नौकरी लग जाने के बाद वो मनमानी कर लेती है और उसकी मनमानी के चलते पूरा परिवार बिखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की मैं जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वह घटना है सन 2022 की 12 फरवरी की बात है। दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बिजनौर, और बिजनौर का एक थाना क्षेत्र पड़ता है नबीबाबाद। नबीबाबाद एक थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां पर एक इंसान रहता है जिसका नाम रहता है योगेंद्र चौहान। योगेंद्र चौहान, जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 48 साल, और 40 साल की उसकी एक पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है रानी देवी, और उनके 2 बच्चे रहते हैं जिनमें से एक बेटा रहता है और एक बेटी रहती है। जिसमें से बेटी की उम्र रहती है 25 साल, उसका नाम रहता है रुचि, और उसका छोटा बेटा रहता है शुभम, जिसकी उम्र तकरीबन 17 और 18 साल होती है। दोस्तों, रुचि नाम की जो लड़की रहती है 25 साल की, वो दिखने में खूबसूरत तो थी ही, साथ साथ में वो पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट थी कि अच्छी खासी पढ़ाई करती थी वो। तभी उसके पिता योगेंद्र चौहान उसको किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा देते हैं कॉलेज में, और वो पढ़ाई करने के लिए जाती है। अच्छे खासे नंबरों से वो पास होकर एक एग्जाम की तैयारी करती है, और उसी समय वो उत्तर प्रदेश में एक पुलिस का एग्जाम देती है, और एग्जाम को क्रैक करने के बाद दोस्तों वो पुलिस की नौकरी को हासिल कर लेती है। सिलसिला जब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो जैसे ही उसकी पुलिस की उसने जो परीक्षा पास कर ली थी, उसकी ट्रेनिंग के दौरान जब वो बाहर इलाहाबाद जाती है तो इलाहाबाद में देखा जाता है कि जो रुचि नाम की लड़की रहती है उसका एक लड़के के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम रहता है नीरज। नीरज भी उन दोनों अपनी परीक्षा पास करके पुलिस की ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद आया था, और रुचि भी बिजनौर से वहां पर इलाहाबाद गई थी अपनी ट्रेनिंग के दौरान। दोस्तों, जब एक दूसरे के नैन मिलते हैं तो एक दूसरे को वो प्यार करने लगते हैं पहली नजर में। जैसे ही वो एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं दोस्तों, तो उन दोनों में घनिष्ठता इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आखिरकार होता ऐसा ही है कि वो दोनों इतना ज्यादा प्रेम में पड़ जाते हैं, और इन दोनों के परिवार वालों को ये बात मंजूर नहीं होती है। तभी योगेंद्र चौहान से बगावत कर उनकी रुचि नाम की लड़की अपना घर परिवार छोड़कर उस नीरज नाम के पुलिस वाले के साथ आकर लखनऊ में रहने लग जाती है। दोस्तों, जब वो लखनऊ में रहने लग जाती है और अच्छा वहां पर किराए का कमरा लेकर उनका जीवन ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, तभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो नीरज नाम का लड़का रहता है वह दूसरी जगह रहने लगता है अनबन के कारण, और जो रुचि नाम की लड़की रहती है वो एक दूसरी जगह किराए का कमरा लेकर शिफ्ट हो जाती है। वहां पर अपनी से नौकरी अपना स्टार्ट कर देती है, नौकरी पे जाती है, अपने घर पर आ जाती है। सिलसिला यूं ही काफी समय तक इनका चलता रहा है दोस्तों इसी तरीके से। और एक दिन ऐसा आता है कि उस रुचि नाम की लड़की की हत्या हो जाती है। तभी उसकी एक जो सहेली रहती है वहीं पड़ोस में रहने वाली, जिसका नाम रहता है गोपी, तो गोपी जब देखती है कि रुचि आज लौटकर वापस घर नहीं आई है, तभी वो नजदीकी एक पुलिस थाने में कॉल करती है और पुलिस को वहां बुलाती है और पूरी जानकारी देती है पुलिस वालों के लिए कि आखिरकार सर, मेरी एक फ्रेंड थी, वो गायब है कुछ समय से, करीब 24 घंटा हो गया है, वो वापस नहीं आई है। पुलिस उस गोपी नाम की सहेली की तहरीर पर मुकदमा दायर करती है और उसकी जांच पड़ताल स्टार्ट कर देती है। जांच पड़ताल स्टार्ट करती है दोस्तों, तो पुलिस को दूर दूर तक कोई सुराग दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ में पुलिस वाले जब उसका रुचि का मोबाइल की जो लोकेशन ट्रेस करते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि उसमें जो नंबर रहता है उसको CDR के तहत उसकी जांच पड़ताल की जाती है। तो रुचि के मोबाइल में एक नंबर पाया जाता है जिसका नाम रहता है
इसका एक मोबाइल नंबर रहता है, उस मोबाइल नंबर के जरिए उसका पता लगाया जाता है कि नंबर किसका है। तो उसमें एक नाम आता है भूपेश, जिससे काफी समय तक और काफी बार बात होती रहती है किसकी, रुचि की। तो जिसकी रुचि की हत्या हो चुकी है और वो रुचि घर पर वापस लौट कर नहीं आई है, तभी पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करके उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसको जांच पड़ताल करने के लिए लग जाते हैं। तभी इसी के साथ दोस्तों जो भूपेश नाम का इंसान रहता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है और उससे कुछ बातें पूछती है हत्या के बारे में, तो वो साफ साफ कबूल कर लेता है। दरअसल कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, जब वो भूपेश नाम का इंसान पूरी हत्या की वारदात जब पुलिस वालों को सुना देता है, तो लोगों के, सुनने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल भूपेश पुलिस की कस्टडी में आने के बाद जब वो सुनाता है कि साहब रुचि का तो मैंने हत्या कर दी है, तभी पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि विस्तार में बताओ उसको। तब वो पुलिस वालों के लिए बताना स्टार्ट करता है। वह कहता है कि सर, आज से 2 साल पहले की बात है, मैं यहाँ पर इलाहाबाद में रहता था। भूपेश एक तहसीलदार है जिसकी शादी पहले से हो चुकी है और जे उत्तर प्रदेश के रानीगंज इलाके का रहने वाला रहता है। रानीगंज में रहता है भूपेश, जिसकी पत्नी रहती है, इसके 2 बच्चे रहते हैं और वो इलाहाबाद में तहसीलदार की नौकरी पर पदस्थ रहता है। तभी नीरज और रुचि के झगड़ा बढ़ जाने के कारण वो अलग अलग रहने लगते हैं। तभी उस समय इस भूपेश की मुलाकात उससे हो जाती है, किससे, रुचि से। रुचि से जैसे ही मुलाकात हो जाती तो इन दोनों का प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है और रुचि साल और 1.5 साल व्यतीत हो जाने के बाद रुचि उससे शादी करना चाहती है, किससे, भूपेश से। भूपेश दरअसल अपने जीवन की हकीकत रुचि को नहीं बताता है, उससे शारीरिक संबंध बरकरार बनाए रखता है। तभी दोस्तों ऐसा होता है कि जो रुचि नाम की लड़की है वो उससे शादी करने के लिए प्रेशर डालती रहती है और भूपेश हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि भूपेश किसी कारण से रानीगंज अपने घर पर गया था और तभी इधर से रुचि ने उस नंबर पर भूपेश के नंबर पर कॉल किया और कॉल करने के बाद वो बात करती तो वहां पर जो भूपेश की पत्नी फोन उठाती है और वो रुचि से बात करती है। तो उन दोनों को सब कुछ मालूम चल जाता है रुचि को कि हाँ, इसकी शादी हो चुकी है, उसने मुझसे ऐसा ऐसा झूठ बोला है। तभी रुचि उस पर गुस्सा होती है और प्रेशर बनाती है। इधर उसकी जो पत्नी रहती है, प्रगति नाम की, भूपेश की पत्नी रहती है प्रगति, तो वो देखती है कि और जो उसका पति रहता है वो सब कुछ बातें अपनी पत्नी को बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है कि मैं उस रुचि नाम की लड़की से मिल गया हूँ, पर मैं उससे शादी करना नहीं चाहता हूँ, अब मैं फंस गया हूँ, कैसे भी करके मुझे बचाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ उपाय निकल आए। तभी उसकी पत्नी कुछ ऐसा प्लान बनाती है, उसको मारने की साजिश रचती है। भूपेश तहसीलदार तो रहता ही है, साथ साथ में वो उसको मारने का प्लान बनाता है दोस्तों। तभी एक वहीं पर रामवीर नाम का एक जमींदार व्यक्ति रहता है जिसके पास जमीन रहती है, उसका जमीनी विवाद कुछ लोगों से चल रहा था। तभी भूपेश तहसीलदार उससे कहता है रामवीर सिंह से कि तुम मेरा ये काम वाला काम कर दो तो मैं तुम्हारे जमीन वाला जो निपटारा है वो जल्द से जल्द कर दूंगा। रामवीर सिंह भी भूपेश की बातों में आकर उसके इस गंदे कारनामे के लिए तैयार हो जाता है। तो उसकी पत्नी और भूपेश और जो नया साथी उसका भूपेश का रहता है रामवीर सिंह इलाहाबाद पहुंचते हैं अपनी कार में बैठकर, और जो भूपेश नाम का व्यक्ति रहता है वो उसको फोन करता है रुचि को। रुचि आकर गाड़ी में बैठ जाती है और एक जूस की दुकान पर जाकर गाड़ी खड़ी हो जाती है और इसी के साथ में कुछ उस लड़की को पिलाया जाता है, जिससे लड़की को, रुचि नाम की लड़की को बेहोशी हो जाती है और तीनों लोग मिलकर ले जाते हैं उस लड़की को किसी सुनसान जगह पर और उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और वहां से उसको लेकर इलाहाबाद के किसी 5 और 6 गहरे गड्ढे में, नाले में किसी में उस लाश को फेंक देते हैं। जब वो लाश सड़ने लगती है तो उसकी बदबू फैलती है, पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जाती है, उसको डेड बॉडी वहां से बरामद की जाती है और भूपेश के बयानों के हिसाब से भी डेड बॉडी वहां मिल जाती है और उसको बरामद करके रख लिया जाता है। दोस्तों, तो भूपेश के बयानों के ही आधार पर पुलिस जब सख्तियत अपनाती है और फैसला लेती है कि भूपेश पर, उसका जो साथी रहता है रामवीर सिंह और उसकी पत्नी पर 302 की हत्या के तहत मुकदमा लगाकर उनको जेल भेज दिया जाता है। उनको आजीवन कारावास की, कहा जाए कि 20 साल की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, ये रहता है कि परिवार में कुछ लड़की रहती हैं, कुछ लड़के रहते हैं जो अपनी माता पिता की बात ना मानकर ऐसे फैसले उठा लेते हैं। तो कुछ लोग तो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को
बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। फिर मिलूंगा एक मैं नई वीडियो में नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।